आज हम जल संसाधन को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे तथा साथ ही साथ जो भी जल संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक आपकी क्लास 10th के अध्याय 3 में हैं उन सभी को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संसाधन किन्हें कहते हैं। तो देखिए, संसाधन वे सभी पदार्थों को कह सकते हैं या तत्वों को कह सकते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन भी हैं और कुछ मानव निर्मित संसाधन भी है। देखिए, प्रकृति ने जो हमें संसाधन उपलब्ध कराए हैं वे हैं वायु संसाधन, जल, भूमि संसाधन, मृदा, वन संसाधन, खनिज, जीव जंतु और शक्ति के संसाधन या स्रोत आदि। ठीक है, अब चूंकि आपका पाठ का नाम है जल संसाधन, इसलिए हम सारा टॉपिक जल संसाधन के ऊपर से पढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जल एक दुर्लभ संसाधन है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ सही विकल्प रिक्त स्थान में आ सकता है कि जल डेडेडेस एक संसाधन है तो दुर्लभ संसाधन है। तो देखिए, यहाँ दुर्लभ संसाधन किस तरह से है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो धरातल का 3/4 भाग में जल से ढका हुआ है, यानी कि जो धरती है हमारी उसका 3/4 भाग किससे ढका हुआ है, पानी अर्थात जल से ढका हुआ है। अब इतने सारे भाग में जल है जिसके बाद भी पानी की कमी क्यों आती है, तो क्योंकि इसमें प्रयोग में लाए जाने वाले अलवणीय जल यानी कि पीने योग्य पानी जिसमें खारापन नहीं होता है उसे कहते हैं अलवणीय जल, और लवणीय जल जिसमें खारापन होता है। तो अलवणीय जल का जो अनुपात है वो बहुत ही कम है, इसलिए जल क्या है, एक दुर्लभ संसाधन है। और जो हमें अलवणीय जल है वह हमें सतही अपवाह और भौम जल से ही प्राप्त होता है। अब देखिए, अलवणीय जल किसे कहते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया है कि जिसमें खारापन नहीं रहेगा, जो पीने योग्य रहेगा, यानी कि हमारा जो ट्यूबवेल है या हैंडपम्प है, इनका जो पानी है, नदी का पानी है, ये खारा नहीं होता है। तो ऐसा जल जिसमें खारापन नहीं होगा वहाँ आपका अलवणीय जल कहलाएगा, अर्थात जो पीने योग्य होता है उसे हम अलवणीय जल कहते हैं। अब अलवणीय जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो देखिए, ये भौम जल स्रोतों से प्राप्त होता है, सतही अपवाह से प्राप्त होता है यानी कि नदियों के द्वारा, तालाबों के द्वारा, जिसका पुनः नवीकरण और पुनर्भरण किसके द्वारा किया जा सकता है, तो जलीय चक्र के द्वारा किया जा सकता है, यानी बरसात के द्वारा उसे वापस भरा जा सकता है। तालाब खाली हुआ तो बारिश हुई, पुनः जल चक्र के द्वारा भर जाएगा। ठीक है, तो अलवणीय जल हमें मुख्य रूप से कहाँ प्राप्त होता है, तो सतही अपवाह और भौम जल के स्रोतों से प्राप्त होता है। इतना लिख दीजिएगा आप। अलवणीय तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जिसमें खारापन नहीं होता है अर्थात पीने योग्य होता है। तो अब देखते हैं लवणीय जल, तो इसका उल्टा कर दीजिए, ऐसा जल जिसमें खारापन पाया जाता है अर्थात जो पीने योग्य नहीं होता है उसे हम लवणीय जल कहते हैं। और लवणीय जल का जो मुख्य स्रोत है वहाँ क्या है, समुद्र है। तो लवणीय जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो लवणीय जल हमें महासागर से प्राप्त होता है। देखिए, मैंने बहुत ही बारीकी से एक एक बिंदुओं को नोट करके लिखने का प्रयास किया है, आप इन्हें नोट में अच्छे से कंप्लीट करिएगा और सही विकल्प रिक्त स्थान भी आपके इनके द्वारा कंप्लीट होते चले जाएंगे। अगला टॉपिक देखते हैं, जल दुर्लभता क्या है। देखिए, दुर्लभता का मतलब क्या है, जैसे आपने कहीं उदाहरण सुना होगा, कभी कभी कोई इंसान को जब बोलते हैं आपके तो दर्शन ही दुर्लभ है, यानी कि वो इंसान बहुत ही दिनों में मिलता है, यानी काफ़ी दिनों में मिलता है, कभी कभी मिलता है, तो उसे कहेंगे दुर्लभ। तो उसी तरह जल भी यदि लंबे समय तक उसकी कमी हो जाए तो उसे ही हम क्या कहेंगे, जल दुर्लभता कहेंगे। तो ये किसी स्थान पर लंबे समय तक जल की कमी हो जाए तो उसे ही हम जल दुर्लभता कहते हैं। जल दुर्लभता अर्थात जल की कमी को जल दुर्लभता कहेंगे। लेकिन ये जो जल दुर्लभता है यह किन कारणों से हो रही है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसके कारण जल दुर्लभता में हो रही है। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उद्योगों की संख्या भी बढ़ी, क्योंकि उनके लिए आवश्यक चीज़ों का निर्माण होगा,
तो उद्योगों की संख्या बढ़ी, उसके कारण भी जल दुर्लभता आ रही है, यानी कि जल की कमी आ रही है। अब जब जनसंख्या बढ़ी, देखिए इस बिंदु से ही आपके पूरे पॉइंट बन रहे हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। अब जब बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ी, यानी कि जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, तो उद्योगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, अनाज भी अधिक उगाया, जल का अंधाधुंध उपयोग भी हो रहा है फिर, और शहरीकरण के कारण भी जल दुर्लभता आ रही है, अर्थात जल की कमी आ रही है। शहरीकरण के कारण किस प्रकार से कि देखिए सभी लोग शहरों में जाकर वास कर रहे हैं, एक ही जगहों पर रह रहे हैं, तो जिसके कारण वहाँ के जो जल संसाधन हैं उनमें कमी आ रही है। जैसे ट्यूबवेल, इनमें पानी कम हो रहा है क्योंकि जल स्तर उसका, उस क्षेत्र का जल स्तर नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, बढ़ते हुए उद्योगों की संख्या के कारण, अधिक अनाज उगाने के कारण, जल के अंधाधुंध उपयोग के कारण और शहरीकरण के कारण। जिस तरह से जल की कमी आ रही है, यानी कि जल दुर्लभता आ रही है, उसको देखते हुए जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है, यानी कि इसकी कमी को पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचेगा ही नहीं। तो अब देखेंगे जल संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जल संसाधनों के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। जल संसाधन के प्रमुख 4 स्रोत हैं। नंबर 1 है पृष्ठीय जल, नंबर 2 है भौम जल, नंबर 3 है वायुमंडलीय जल और नंबर 4 है महासागरीय जल। जैसा कि हेडिंग में ही लिखा है कि पृष्ठीय जल जो धरती की सतह पर पाया जाएगा, यानी कि पृष्ठ पर पाया जाएगा, जैसे नदियाँ, झीलों और छोटे बड़े जलाशय यानी कि तालाब आदि में जो जल पाया जाएगा, उस जल को हम कहेंगे पृष्ठीय जल। क्लियर है? पृष्ठीय जल किन्हें कहेंगे? पृष्ठीय जल कि जो नदियों और झीलों तथा छोटे बड़े जलाशयों में जो पाया जाने वाला जल है, वहाँ आपका पृष्ठीय जल कहलाएगा। अब भौम जल, भौम जल क्या है? देखिए ये है एक अवैध चट्टान के नीचे, अवैध यानी कि जो आपके धरातल में, हम जिसे हमारी गांव की भाषा में जिसे हम बोलते हैं पक्का पत्थर, और जिसके बाद में हमारी जो झीर निकलती है पानी की, यानी कि ट्यूबवेल में पानी निकलता है, होल जब लगाते तो वो जो जल के रहता है वही आपका क्या रहेगा? भौम जल। तो ये जो भूमि के नीचे पाए जाने वाला जल है, जो एक अवैध चट्टान के नीचे पाया जाता है या एकत्रित रहता है, जिसे हम भौम जल कहते हैं। और इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से भौम जल को पाने के, यानी किन किन साधनों के द्वारा हम भौम जल को बाहर निकाल सकते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हैंडपंप के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा और कुआं के द्वारा। जैसा कि कुआं में भी झीर होती है, तो ये क्या है? भौम जल है। अब वायुमंडलीय जल, देखिए वायुमंडलीय जल जैसे ऐसे तो हमको दिखता नहीं है, कभी कभार जब ठंड रहेगी और सुबह से जो आपकी फसल पर या घास पर जो पानी आएगा उसे हम कहते हैं ओस, तो वही कौन सा जल कहलाता है? आपका वायुमंडलीय जल। अब अगला है महासागरीय जल। तो महासागर में जो पाया जाने वाला जल है, वहाँ कौन सा जल कहलाएगा? आपका महासागरीय जल कहलाएगा। पृष्ठीय जल की परिभाषा यहाँ से लिखिएगा, नदियों, झीलों तथा छोटे बड़े जलाशयों में जो पाए जाने वाला जल है उसे ही पृष्ठीय जल कहते हैं। नदी, तालाब, झीलें आदि इनके प्रमुख स्रोत है या इनके प्रमुख साधन है किसको पानी प्राप्त करने के? पृष्ठीय जल को। अब भौम जल, देखिए भूमि के नीचे पाए जाने वाला वहाँ जल जो एक अवैध चट्टान के नीचे पाया जाता है, उसे ही हम भौम जल कहते हैं। कुआं, ट्यूबवेल इसके प्रमुख स्रोत है या साधन है। अब तीसरा था आपका वायुमंडलीय जल। देखिए वायुमंडल में पाए जाने वाला जल, हेडिंग से ही परिभाषा है आपकी, वायुमंडल में पाए जाने वाला जल वायुमंडलीय जल कहलाएगा। यहाँ जल वाष्प के रूप में होता है, अतः इसका हम उपयोग नहीं कर सकते। अगला है महासागरीय जल। तो महासागर में जो पाए जाने वाला जल है वहाँ आपका महासागरीय जल कहलाएगा। इसका उपयोग, देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि महासागरीय जल के उपयोग बताइए, तो इसके उपयोग मुख्यतः जल परिवहन में और मत्स्य उद्योग में किया जाता है। अब
अगला टॉपिक है आपका जल के नवीकरणीय योग्य संसाधन किन्हें कहते हैं। 2 नंबर में परिभाषा आ सकती है कि जल के नवीकरणीय योग्य संसाधन की परिभाषा दीजिए, को परिभाषित कीजिए या किसे कहते हैं। देखिए, नवीकरणीय किन्हें कहते हैं, जिनका पुनर्भरण किया जा सकता है, यानी कि जो खत्म नहीं होगा, जो नष्ट नहीं होगा, यानी कि जिसका क्षय कभी नहीं होगा। तो जिन जल स्रोतों का क्षय नहीं होता है तथा जिनका पुनर्भरण किया जा सकता है उन्हें ही जल के नवीकरण योग्य संसाधन कहेंगे या कहते हैं। किन्हें कहेंगे जल के नवीकरणीय योग्य संसाधन? जिन जल स्रोतों का क्षय नहीं होता, अर्थात जिनका पुनर्भरण कर सकते हैं, जो कभी खाली हो जाएंगे तो उन्हें पुनः भरा जा सकता है, जल के नवीकरण योग्य संसाधन कहलाएंगे। अब अगला टॉपिक है आपका कि जल संसाधन का जो मानव जीवन है उसमें महत्व बताइए। यह सिंपल से आपसे सभी पूछ सकता है कि जल संसाधन का महत्व बताइए। तो देखिए, जल संसाधन का महत्व निम्न तरीके से है। देखिए, सिंपल पॉइंट मैंने बनाए हैं आपके लिए, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, इसके कारण क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे नहाने के लिए पानी, पीने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे आप? जल संसाधनों के द्वारा ही तो लाएंगे। अब क्या, जल संसाधन की परिभाषा शुरू में ही बताई हमने कि ऐसे स्रोत या ऐसे साधन जो जल को उपलब्ध कराते हैं उन्हें हम जल संसाधन कहते हैं। किन्हें कहेंगे जल संसाधन? कि ऐसे स्रोत या ऐसे साधन जिनसे हमें जल उपलब्ध होता है वो जल संसाधन कहलाते हैं। तो ये इसके कारण ही हमें क्या होता है, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे नहाने के लिए पानी, पीने के लिए पानी हमें जल संसाधनों से ही मिलेगा। बिजली भी बनाई जाती है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जल से बिजली बनाई जा सकती है, तो जल संसाधन के कारण ही संभव है। जैसे बड़े बड़े बांधों में यदि जल का इकट्ठा नहीं किया करते हैं तो कहाँ से बिजली बनती? तो क्या है, जल संसाधन ही तो है, वो भी बांध भी एक तरह का, जहाँ से हमें जल उपलब्ध हो तो बिजली का निर्माण किया जाता है या होता है। इसके बिना कृषि संभव नहीं है, क्योंकि कृषि के लिए भी हमें बहुत पानी की आवश्यकता होती है। उद्योगों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, और जल के कारण ही क्या हो पाता है, पशुपालन करना संभव है। तो ये कुछ जल का महत्व थे कि एक तो हमें दैनिक जीवन में की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जा सकती है, बिजली बनाई जा सकती है, कृषि कर पाना संभव नहीं है जल के बिना, उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता होगी, और जल के कारण ही हम क्या कर पाते हैं, पशुपालन करना संभव है। जल संसाधनों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, या जल का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? तो जल का के अंधाधुंध उपयोग के कारण निम्नलिखित हानियाँ हुई, इसके लिए इनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। पहला है, देखिए, जल संरक्षण ना करने से जो भूमि का जल स्तर है वहाँ नीचे गिरता जा रहा है, यानी कि दिने दिन आपका जो जल स्तर है धरती का वहाँ नीचे गिरता जा रहा है। जैसे आप होल लगाते तो वहाँ पहले 100 फीट पर पानी निकल आता था, अब 200, 300, कई जगहों पर हज़ार फीट तक पानी नहीं निकलता है। ठीक है, अब इसके अंधाधुंध उपयोग करने से ही गर्मी में पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जल संसाधन ना करने से फसलों को भी सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी भी नहीं मिल रहा है। कई जगहों पर फसल सूखी रहती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। तो ये सब किस कारण से? जल का उन्होंने संरक्षण ना किया या नहीं किया। उद्योगों को चलाने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होगी? जल की आवश्यकता होगी। तो ये कुछ हानियाँ हैं किससे? जल संरक्षण ना करने से, यानी कि जल का अंधाधुंध उपयोग करने से। सिंपल सी बात है। तो एक तो भूमि का जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है, अंधाधुंध उपयोग करने से गर्मी में भी पानी नहीं मिल पा रहा है, जल संरक्षण ना करने से फसलों की सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, और उद्योगों को चलाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। अतः स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है। अब जल का संरक्षण तो करना आवश्यक है, पर हम किन तरीकों से जल संरक्षण के उपाय कर सकते हैं, यानी कि जल संरक्षण कर सकते हैं? वैसे तो हजारों तरीके हैं जल संरक्षण करने के, पर कुछ बिंदु मैंने भी लिखे हैं। तो देखिए, पहला है, वर्षा के जल का संग्रहण करना चाहिए।
जल का जो अंधाधुंध उपयोग है वो नहीं करना चाहिए। तालाबों और नदियों को और अधिक गहरा करना चाहिए ताकि उनमें और से अधिक जल आ सके और जल हमारे उपलब्ध हो सके। जल को प्रदूषण से भी बचाना चाहिए। तो ये कुछ उपाय थे जल संरक्षण के कि वर्षा के जल का संग्रहण करिए, जल के अंधाधुंध का उपयोग नहीं करना चाहिए, तालाबों और नदियों को अधिक गहरा करना चाहिए और जल प्रदूषण से बचाना चाहिए। ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं? भारत के प्रमुख 4 परियोजनाओं के नाम लिखिए। यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना किन्हें कहेंगे? देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना का आशय उन बहुमुखी परियोजनाओं से है जिनका निर्माण एक से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया है। यानी कि एक से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, उन परियोजनाओं को कहते हैं हम बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहेंगे कि उन परियोजनाओं से इसका आशय है कि जिनका निर्माण एक से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया हो। अब भारत की जो प्रमुख 4 परियोजना हैं वह निम्न है। पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और चंबल परियोजना। ये 4 परियोजनाएं मुख्य है। भाखड़ा नांगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना और चंबल परियोजना। अब देखिए, जो बहुउद्देशीय परियोजना है इनसे कुछ लाभ भी होते हैं तो कुछ हानि भी होती है। अब देखेंगे हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं से पहले लाभ, फिर देखेंगे हानि। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ। लाभ है कि देखिए, बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी, जल की कमी वाले क्षेत्रों को भी जल मिलेगा। ठीक है, जब जल बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत जल के द्वारा बनाई गई परियोजनाएं रहेगी तो इनके द्वारा क्या होगा, तो बाढ़ को नियंत्रण मिलेगा, जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल भी मिल पाएगा, अधिक से अधिक लोगों को पीने का पानी मिल पाता है। किनके कारण? जो बहुउद्देशीय परियोजना है। देखिए, अधिकतर ये बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब है कि जल के द्वारा को संरक्षण के लिए जो बनाई गई परियोजनाएं हैं, इनके कारण बिजली का निर्माण होता है और इससे पर्याप्त मात्रा में मछली उत्पादन करना भी संभव है। तो 5 पॉइंट है और एक और छठा भी आप लिख सकते हैं कि जल के भंडारण में सहायता मिलती है। तो ये थे आपके बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ। देखिए, बहुत ही सिंपल सा आपका ये चैप्टर है, तो ये आपको 1 या 2 बार पढ़ने से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, क्योंकि एक ही चैप्टर में, इसी वीडियो में पूरा चैप्टर मैंने ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये थे आपके बहुउद्देशीय परियोजनाओं से लाभ कि बाढ़ में नियंत्रण मिलेगा, जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल मिलेगा, अधिक से अधिक लोगों को पीने के लिए पानी, बिजली का निर्माण और मछली उत्पादन करना भी संभव हो सकेगा और साथ ही साथ जल के भंडारण में सहायता मिलेगी। अब सारे के सारे कोई भी परियोजना चलेगी तो लाभ तो हो नहीं सकते, कुछ ना कुछ हानि भी होगी। तो हानि क्या है? देखिए, जैसे ही जल की परियोजना बढ़ी और बड़े बड़े बांध बनाए गए, अब जब बड़े बड़े बांध बनाए गए तो जो भारी संख्या में जो लोग हैं उनको उनके गांव को, क्षेत्रों को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि उन्हें विस्थापन करना पड़ेगा। लोगों की आजीविका कम होगी। अब जब वहाँ से विस्थापन करेंगे तो उनकी आजीविका में कमी होगी नहीं। इनके कारण एक बड़ा भूभाग डूब जाता है। किसके कारण? जो बहुउद्देशीय परियोजना है उनके कारण, क्योंकि यह जहाँ पर भी ये परियोजना के द्वारा बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं तो उनका आसपास का क्षेत्र पूरा जलमग्न हो जाता है, यानी कि पानी में डूब जाता है। तो इनके कारण एक बड़ा भूभाग डूब जाता है जिससे पर्यावरण को नुकसान भी होता है। अच्छा, लोगों के आवास डूब जाएंगे, कृषि डूब जाएगी, खेतीबाड़ी डूब जाएगी लोगों की, और जो पेड़ पौधे हैं वो भी डूब जाएंगे। ये क्या थी? बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हानि कि भारी संख्या में लोगों का विस्थापन, आजीविका में कमी, एक बड़ा भूभाग डूब जाएगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और लोगों के आवास, कृषि, पेड़ पौधे आदि डूब जाते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका कि बांध क्या है। देखिए, बांध जो बहता हुआ जल है उसको रोकते हैं,
ठीक है, या फिर उसके बहाव को कम करने के लिए उसके मार्ग में पिल्लर, बड़े बड़े पिल्लर खड़े कर दिए जाते हैं, यानी कि उनके मार्ग में जो पानी है उसके मार्ग को रोक दिया जाता है, उसमें बाधा खड़ी कर दी जाती है, उसे ही बांध कहते हैं। सिंपल सी बात है कि वो पानी बह रहा था, उसको रोकने के लिए हमने उसके मार्ग में क्या करी, बाधा उत्पन्न करी, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, बांध। तो बहते हुए जल को रोकने के लिए या उसके बहाव को कम करने के लिए, जो बहता हुआ जल है उसे रोकने के लिए या उसके बहाव को कम करने के लिए उसके मार्ग में जो खड़ी की गई बाधा है, ये खड़ी की गई बाधा यानी कि रुकावट, उसे ही बांध कहते हैं। ठीक है, तो बहते हुए जल को रोकने के लिए या उसके बहाव को कम करने के लिए उसके मार्ग में जो हम बाधा उत्पन्न करेंगे, रुकावट डालेंगे, उस रुकावट को ही बांध कहेंगे। अब देखिए बांध का जो महत्व है बताइए, यहाँ प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है या फिर बोल सकता है कि बांध का निर्माण देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, समझाइए। बांधों का जो निर्माण है वह देश के आर्थिक विकास के लिए किस तरह से आवश्यक है, समझाइए। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में बांधों का महत्वपूर्ण योगदान निम्न है। देखिए बांधों के द्वारा जल विद्युत बनाई जा सकती है, यानी कि जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। बांध पर मछली पालन किया जा सकता है। देखिए बड़े बड़े बांध बनाए जाएंगे, वहाँ पर जल इकट्ठा रहेगा और उस जल में बड़े बड़े मत्स्य पालन किए जा सकते हैं, यानी कि मछली पालन किया जा सकता है। बांध के द्वारा लोगों के पेयजल भी उपलब्ध किया जा सकता है, यानी कि लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जा सकता है। बांधों के आसपास हरियाली कर सकते हैं, यानी कि बड़े बड़े पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो वहाँ से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और हमें विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा, यानी कि हमको लोग वहाँ पर घूमने आएंगे, जिससे भी सरकार को फायदा होगा। तो बांधों के आसपास हरियाली कर सकते हैं और बांध के ऊपर पुल बनाए जाने से जो परिवहन की सुविधा है वहाँ भी आसान हो जाती है। तो ये थे कुछ बांधों का महत्व। तो कौन कौन से महत्व है कि जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, मछली पालन किया जा सकता है, लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है और साथ ही साथ बांध के आसपास हरियाली कर सकते हैं और बांध के ऊपर पुल बनाए जाने से परिवहन की सुविधा आसान हो जाती है। अब आप यहाँ से पहले आप इन सभी टॉपिकों का, जितने भी हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं, उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अंत में हम जो भी इसके महत्वपूर्ण बिंदु रह गए हैं जिससे आपके सही विकल्प रिक्त स्थान बनेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से हमने पहले पढ़ा था, उसके बाद में यहाँ से दूसरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था अलवनी जल, फिर अलवनी जल हमें कहाँ से प्राप्त होगा और लवनी जल की परिभाषा लिखी है। इसके बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे था आपका जल दुर्लभता, अगला था जल संसाधन के प्रमुख स्रोत, वृष्टि जल, भौम जल और वायुमंडलीय जल, और इसके बाद में था महासागरी जल। फिर जल के नवीकरणीय योग्य संसाधन और फिर जल संसाधन का महत्व, और अंत में 5वां पॉइंट रह गया था। फिर इसके बाद में जल संरक्षण करना क्यों आवश्यक, इसका प्रश्न, ये उसका उत्तर। अब आगे जल संरक्षण करने के उपाय। फिर अगला भारत की प्रमुख 4 परियोजनाओं के नाम
और अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानि। लाभ ही है ये। अब लाभ के बाद में यहाँ से हानि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, इसके बाद में ये हानि के चारों पॉइंट आ गए। ठीक है, अब बांध, बांध का महत्व, इसके बाद ये इसका 5वां पॉइंट। अब अंत में आपका जो जल संसाधन चैप्टर है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का हम अब अध्ययन करने जा रहे हैं। पर उससे पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर से आपका जो टॉपिक वर्षा जल संग्रहण है, यानी एक टॉपिक आपका शेष रह गया है वर्षा जल संग्रहण। यह चैप्टर आपका इस वर्ष आपका कोविड को देखते हुए हटा दिया गया है, तो इस कारण से मैंने उसे इसमें इकट्ठा नहीं किया है, तो वहाँ उसके कोई भी प्रश्न इस वीडियो में मैंने नहीं पढ़ाए हैं। तो अब देखते हैं इसका महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। जो धरती का जो धरती है वहाँ 3/4 भाग किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। परंतु इसमें प्रयोग में लाए जाने वाले अलवणीय जल का जो अनुपात है बहुत कम है। और हमने ध्यान लिया कि अलवणीय जल किसे कहेंगे? कि जिसमें खारापन नहीं रहेगा। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है। किसमें रहता है? जो भी संपूर्ण जल है वहाँ जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिसे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। यानी कि जिससे क्या होगा? जल नवीकरण सुनिश्चित होगा। ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि 2025 से में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। यदि जलों का संरक्षण नहीं किया गया तो जो ऐसी वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि 2025 में 20 करोड़ जो से भी अधिक लोग जल के नितांत की कमी को झेलेंगे। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग, जो कुल विद्युत बनाई जाती है उसका 22% भाग जल विद्युत से ही बनता है। यानी कि जो करंट लाइट बनती है वह लाइट जल के द्वारा 22% बनती है। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाओं भी कहा जाता है। यानी कि देखिए, ये आप नोट करिएगा कि जो बहुउद्देशीय परियोजना किन्हें कहते हैं, तो बांधों को भी बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, जहां एकत्रित जल में अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। बांध का अर्थ होता है जलाशय से लिया जाता है, ना कि इसके ढांचे से। बांध का अर्थ किससे लिया जाता है? जलाशय से लिया जाता है, ना कि उसके ढांचे से। अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। यहाँ आपका रिक्त स्थान में सही जोड़ी सत्य सत्य में आ सकता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किन्हें कहा जाता है? तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। और कौन कहते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ बात गर्व से कहते थे। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण बन गए हैं। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन हुए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण बन गए हैं। अब अगला है कि बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति मृदा जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन यानी NGO है, जो जनजाति लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। देखिए, इनमें से कुछ बातें आपको याद रखनी है, कुछ नहीं भी रखनी है। जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ आने के कारण बंद
मतलब जो बांध है उनमें बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं बांध, और उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। तो बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण के ढांचे भी बनाए जाते हैं या पाए जाते हैं। अगला है कि पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा या जल संग्रहण का तरीका आम था। देखिए ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका वर्षा जल संग्रहण से संबंधित है, जो आपका हट गया है, ठीक है। और अगले फिर आप इसके हिसाब से पढ़ लीजिएगा ये, क्योंकि आपका वर्षा जल संग्रहण से संबंधित है। तो इस प्रकार जल संसाधन का यहाँ आपका जो महत्वपूर्ण चैप्टर है यहाँ आपका समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ आपको यहाँ वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, और अपनी कॉपी में आप इसे अच्छे से नोट कर कर लिखिएगा, ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। देखिए इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करवा सके, और